नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई आशुतोष यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द करियर सिटी में। तो साथियों, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान के प्रस्तावना के बारे में। संविधान का प्रस्तावना है क्या, आज उसी को हम 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। संविधान का प्रस्तावना है क्या, ठीक है। प्रस्तावना है क्या, इसी को हम 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। प्रस्तावना जो है, इसको प्रियम्बल भी कहा जाता है या इसी को इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। प्रस्तावना जैसे प्रस्तावना को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यह विषय सूची की तरह है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे पूरे संविधान में जितनी बातों को लिखा गया है उनको संक्षेप में प्रस्तावना के माध्यम से बता दिया गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि कोई जानना चाहे कि हमारे पूरे संविधान में क्या है, क्योंकि हमारा संविधान इतना मोटा सा है, उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको जानने के लिए। इसलिए प्रस्तावना में सिर्फ 2 ही पन्नों में यह बता दिया गया है कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा और हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है। तो ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जब कोई मूवी रिलीज होती है तो मूवी को रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज किया जाता है और ट्रेलर में यह बताया जाता है कि पूरे 2 घंटे की मूवी में क्या क्या होगा, उसी को 5 मिनट के ट्रेलर में बता दिया जाता है। तो आप प्रस्तावना को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का ट्रेलर है, ठीक है। अब हम प्रस्तावना को क्या है, प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र तथा गणराज्य बनाएंगे। अब हम भारत को संप्रभु, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे ताकि हम भारत के लोगों को स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय मिल सके, ठीक है। इसलिए प्रस्तावना को बनाए, प्रस्तावना में इन्हीं बातों को कहा गया है, ठीक है। अब संप्रभु क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, आज हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन पंथ निरपेक्ष कहना ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आज की क्लास में संप्रभु क्या होता है। संप्रभु, क्योंकि कल के क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना को देख लिया था कि प्रस्तावना है क्या। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो कल के क्लास में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा प्रस्तावना है क्या। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब आज हम लोग समझेंगे संप्रभु क्या होता है। संप्रभु का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो स्वयं का मालिक खुद हो, वही संप्रभु है। अब संप्रभु राष्ट्र क्या होता है? संप्रभु राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वह संप्रभु राष्ट्र होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई बाहरी राष्ट्र हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, वह राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे कि संप्रभु क्या होता है। और हमारा जो दूसरा शब्द था प्रस्तावना में, उसका नाम था समाजवाद। समाजवाद क्या होता है? अब समाजवाद को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है तथा साम्यवाद क्या होता है। तब जाके जब हम इन सभी चीजों को एक साथ समझेंगे, तब जाकर के हम समाजवाद को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा समाजवाद। समाजवाद क्या भैया? अब इसको हम देखते हैं कि समाजवाद क्या होता है। आप लोग हेडिंग डालिए समाजवाद, ऊपर डाल लीजिएगा समाजवाद। समाजवाद मत डालिए, सीधा डालिए प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को हम ऐसे समझेंगे कि पहले हम ये देख लेते हैं कि उदारवाद क्या होता है। एक तरफ आप देखिए उदारवाद, फिर यहां पे लिखिए मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, अब यहां पर लिखिए आप लोग समाजवाद। समाजवाद, और अब यहां पे लिखिए साम्यवाद। साम्यवाद, साम्यवाद क्या होता है? जो उदारवाद है, इसके जो जनक हैं, आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा ऐसे हमारी तरह। जो उदारवाद के जनक हैं, इसका नाम था जॉन लुआक। जनक जो है इसका जॉन लुआक, इसका नाम है जॉन लुआक। जॉन लुआक। और जो इसके जनक हैं, इनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के थे। और इसके जो जनक है, इसका नाम है लेनिन। इनका नाम है लेनिन।
और इनके जनक का जो नाम है वो है माओ त्से तुंग। माओ ये चाइना देश में होता है ज्यादा। माओ त्से तुंग। अब हम ये देख लेते हैं कि उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। मार्क्सवाद उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी राष्ट्र के समाज के ऊपर या उसके अर्थव्यवस्था के ऊपर किसी भी प्रकार के सभी लोगों को आजादी होती है कि सभी लोग अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं उसमें। कहने का मतलब ये है कि उदारवाद के बाजार में किसी का भी नियंत्रण हो सकता है, कोई भी जो मन करे वो करे, कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये देखिए कि उदारवाद अर्थव्यवस्था जिस भी देश में है वहां पर कोई भी व्यापारी अपने सामान को कैसे भी बेचे, सरकार उसके ऊपर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी भैया आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, वो सीधा बोलेगा खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, जाओ। ऐसे तो वहां का जो व्यापारी है, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो तो गरीब होते जाएंगे। इसी को देखते हुए जर्मनी का एक आदमी था, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये सोचा कि भैया ये तो बहुत ही खराब व्यवस्था है, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। तो इसने सोचा कि क्या किया जाए, तो इसने सोचा कि कोई ऐसा एक उपाय ढूंढा जाए जिसकी वजह से समाज में सभी लोग समान रूप से हो जाए, ना तो कोई गरीब हो ना तो कोई अमीर हो। ठीक है, मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स ने यही सोचा था। कार्ल मार्क्स की विचारधाराओं को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है पी और दूसरे व्यक्ति का नाम है क्यू और तीसरे व्यक्ति का नाम है आर, और इसके पास है मान लीजिए 10 लाख रुपए, 10 लाख, और क्यू के पास है मान लीजिए 2 लाख रुपए और आर के पास है मान लीजिए 50,000 रुपए, 50,000, 2 लाख। तो कार्ल मार्क्स को लगता है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा अमीर है और ये बहुत ही गरीब है, इसके पास 50,000 रुपए है इसके तुलना में। तो कार्ल मार्क्स सोचेगा कि भैया नहीं, इसको मान लीजिए 50,000 नहीं, इसको मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 1 लाख, इसके पास 1 लाख है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा अमीर है, ये गलत बात है, अमीर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि देखो तुम्हारे पास एक रास्ता है, या तो तुम पैसे को बराबर सभी में बांट दो, नहीं तो हम तुमको मार काट करके सब पैसा बराबर करवा देंगे। तो ये कह रहा नहीं हम नहीं देंगे। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा ये है कि हम तुमको मार काट करके पैसा बराबर करवा देंगे। ठीक है, तो ये कहेगा मार काट करके सब पैसा को मिला देगा, 10 लाख प्लस 2 लाख बराबर प्लस 1 लाख बराबर 13 लाख। अब जो ये 13 लाख हो जाएगा सभी पैसों को मिलाकर, अभी 13 लाख को तीनों में बराबर बराबर भागों से बांट दिया जाएगा। तो अगर तीनों में बराबर बराबर भागों से बांटा जाएगा तो लगभग 4-4 लाख रुपए एक व्यक्ति के पल्ले पड़ेगा। अर्थात लगभग में हम बात कर रहे हैं 4-4 लाख रुपए एक व्यक्ति के में पल्ले पड़ेगा। तो इसका जब 4-4 लाख तीनों के पास हो जाएगा तो तीनों समान हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। तो ठीक है, तो चूंकि ये बात जबरदस्ती करवाया जा रहा है, मार काट इसमें होने की संभावना है, तो इसलिए लोगों को लगा नहीं भाई ये गलत बात है यार, मार काट करके ऐसा सब नहीं करना चाहिए, क्रांति के माध्यम से सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को निपटाने के लिए, इसी को सुधार करने के लिए समाजवाद आया। समाजवाद क्या है? समाजवाद में भी इसी बात को कहा गया, लेकिन समाजवाद में यह कहा गया कि नहीं, मार काट करके पैसा को बराबर नहीं करवाना है, उसको प्यार से बराबर करवाना है। ठीक है, इसमें यह कहा गया मान लीजिए पी के पास 10 लाख रुपए है और एक दूसरा आदमी है क्यू, इसके पास है 2 लाख रुपए, और एक तीसरा आदमी है पी क्यू आर, इसके पास है 1 लाख रुपए। तो समाजवाद अर्थव्यवस्था में ये कहा गया है कि लेनिन ने ये कहा है कि जब इन तीनों के पास, इस पी के पास 10 लाख है, क्यू के पास 2 लाख है, आर के पास 1 लाख रुपए है, तो आर कहेगा इससे 10 लाख वाले से, भैया देखिए आपके पास इतना ज्यादा पैसा है, आप क्या करेंगे इस पैसे को? एक काम कीजिए, गरीबों में बांट दीजिए ताकि सब लोग समान हो जाएं, सबको समानता का अधिकार है, सब लोग अपनी जिंदगी जी सके, ज्यादा अमीरी होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यही बात समाजवाद में यही बात कहा गया है। और प्यारवाद से समझाया जाता है, भैया देखिए जैसे मान लीजिए आर कहेगा पी से, भाई देखो क्या लेकर आए थे तुम, क्या लेकर जाओगे, अर्थात कुछ नहीं लेकर आए थे, कुछ नहीं लेकर जाओगे, एक काम करो सब पैसा बराबर भागों में गरीबों को में बांट दो। ठीक है, ये प्यार से समझाएगा इसको कि हाँ भैया बांट दीजिए। ठीक है, मार काट के माध्यम से नहीं कहेगा कि आप पैसा को बराबर कीजिए। ठीक है, इसी बात को समाजवाद कहा जाता है, यही व्यवस्था। ठीक है, यदि समाज में
मार धाड़ करके समानता लाया जाए तो वो मार्क्सवाद कहलाएगा। यदि समाज में प्यार की बातों को करते हुए समानता लाया जाए तो वह समाजवाद कहलाएगा। ठीक है, समाजवाद कहलाएगा। और इस समाजवाद पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था को चलाती है, सरकार अपने हिसाब से अर्थव्यवस्था। और माओ तसे तुंग क्या है? माओ तसे तुंग कहता है कि नहीं, बाजार पर सभी लोगों का भी नियंत्रण होना गंदी बात है। सभी, चूंकि बाजार पर यदि सभी लोगों का नियंत्रण हो जाएगा तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। जो गरीब है, जिसके पास 1 लाख रुपए है, ऐसा समझिए, जो PQR, हम साम्यवाद को समझ रहे हैं। P के पास मान लीजिए 13 लाख रुपए है, Q के पास मान लीजिए 2 लाख रुपए है, R के पास 1 लाख रुपए है। इसके पास 1 लाख रुपए क्यों है? क्योंकि यह बहुत कम काम करता होगा। और Q के पास 2 लाख रुपए क्यों है? क्योंकि वह उससे थोड़ा सा ज्यादा काम करता होगा, लेकिन ये भी कम काम कर रहा है, आलसी है, ये दोनों कहने का मतलब है। और जो ये P है, जिसके पास 13 लाख रुपए कैसे आए? इसका मतलब ये बहुत मेहनत करता होगा, बहुत ही अच्छे ढंगों से मेहनत करके बनाया होगा। तो साम्यवाद ये कह रहा है कि यदि हम प्यार से सभी को पैसा मिलाते जाएंगे तो R जो है, Q जो है, ये ऐसे इन तरह के जो लोग होंगे वह आलसी होते चले जाएंगे, वो काम ही नहीं करना चाहेंगे। इसलिए बाजार पर सभी लोगों को समान नहीं किया जाएगा, मतलब सभी लोगों को, बाजार पर सभी लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, कुछ ही लोगों का नियंत्रण होगा। माओ तसे तुंग में ये कह रहा है कि बाजार पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण होगा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि बाजार को कुछ ही लोग नियंत्रित करेंगे, अर्थात कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब हैं जो वो भी अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, साम्यवाद में यही कहा गया। अब हम देख लेते हैं उदारवाद। उदारवाद जैसे अमेरिका में होता है। मार्क्सवाद ये कहां से उत्पन्न हुआ? ये जर्मनी से उत्पन्न हुआ। और ये जो समाजवाद है यह रसिया से, रसिया कहना गलत है, यह सोवियत संघ से उत्पन्न हुआ, रूस से कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो साम्यवाद है यह चाइना से उत्पन्न हुआ, चाइना, चीन। और चीन में अभी भी यह अर्थव्यवस्था लागू है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समाजवाद क्या है, समाजवाद को आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम आगे का देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। ठीक है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके माध्यम से समाज में समानता लाई जाती तथा अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। और साम्यवाद क्या है? साम्यवाद में भी समाज में समानता लाई जाती है, लेकिन इसमें बाजार में कुछ ही लोगों का नियंत्रण होता है, सभी लोगों का ना तो सरकार का नियंत्रण होता है, ना तो सब लोग फ्री है, अर्थात कुछ लोगों का नियंत्रण होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा, उसको हम देखते हैं कि भारत की समाजवाद, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की समाज कैसी है। अब हम हेडिंग डालिए भारतीय समाजवाद। आप लोग हेडिंग डालिएगा भारतीय समाजवाद। भारतीय समाजवाद, भारतीय समाजवाद क्या है भैया? अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है, इसको लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है, समाजवाद कहते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं। इसमें यह कहा गया है, भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी, भारत की अर्थव्यवस्था जो होगी, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात कहने का मतलब इसमें ये है, इसमें कुछ उदारवादी प्लस समाजवादी सब रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ये, इसमें निजी संपत्ति भी रहेगा और सब कुछ, बाजार पर निजी लोगों का भी अधिकार रहेगा और बाजार पर सरकार का भी नियंत्रण रहेगा। ठीक है, ये तो रहा भारत की भारतीय समाजवाद। भारतीय समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या क्या बातें लिखी गई है, अब हम उसको और देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समानता। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य जो है समानता है, समानता होना चाहिए भारत में। ठीक है, समानता होना चाहिए, सामाजिक कल्याण होना चाहिए, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण होना चाहिए, प्लस तथा बाजार पर
निजी, बाजार पर निजी प्लस सरकार की कंट्रोल होगा, प्लस सरकार का नियंत्रण होगा, प्लस सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, भारतीय समाजवाद में का उद्देश्य जो है उसका समानता प्लस सामाजिक कल्याण है, और तथा बाजार पर जो है निजी प्लस सरकार का नियंत्रण होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है निजी प्लस सरकार का नियंत्रण, क्योंकि यदि पूरे सरकार का ही नियंत्रण हो जाएगा तो लोग आलसी हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। तो लोग यही, क्योंकि सरकार का काम ही होता है कि समाज में कल्याण करना, ठीक है, और समाज में कल्याण करेगा तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, वो सोचेगा चलिए हमारा कल्याण तो सरकार कर ही रही है, हम क्यों काम करें। सरकार ने सोचा, इसलिए हमारी जो पूर्वज लोग थे उन्होंने भारत को निजी प्लस सरकार का नियंत्रण बना दिया, अर्थात निजी भी संपत्ति रहेगी, लोग अपना खुद भी काम करेंगे, जो अपने काम करेंगे वो खुद से अमीर होंगे ही। ठीक है, सरकार आधा सरकार देखेगी, आधा निजी लोग ही देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। आप लोग लिख लीजिए, जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लेना है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि भारतीय समाजवाद को संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, इन बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात के माध्यम से यह कह दिया कि भारतीय समाजवाद में समानता प्लस सामाजिक कल्याण तथा बाजार नियंत्रण होगा। लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हमारा अगला हेडिंग होगा पंथ निरपेक्ष, क्योंकि प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हमारा भारत संप्रभु समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य होगा। अब हमारा अगला हेडिंग होगा तीसरा, जो हमारे प्रस्तावना में जो तीसरी बात कही गई है वह कहा गया है हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इन दोनों में अंतर होता है। लेकिन क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं तो इसलिए हम भी लिख दे रहे हैं, लेकिन अभी इसमें अंतर क्या होता है उसको बताएंगे। पंथ निरपेक्ष, यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत कैसा देश है, यदि ऑप्शन में दिया रहेगा कि धर्म निरपेक्ष देश है तो आप लोग धर्म निरपेक्ष पर क्लिक कीजिएगा। यदि ऑप्शन में ये ना दिया हो, यदि पंथ निरपेक्ष दिया हो तो आप लोग पंथ निरपेक्ष पर क्लिक कीजिएगा। यदि दोनों दिया हो तो आप लोग पंथ निरपेक्ष पर क्लिक कीजिए, क्योंकि पंथ निरपेक्ष ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष होता क्या है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर होता है बहुत, आप लोग इसको या मत समझिएगा ऐसे वैसे, लेकिन क्योंकि कहने का मतलब दोनों लगभग सेम ही होता है, लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारे संविधान में ऐसे लिखा गया है तो हम भी ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पहले हम ये समझ लेते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म, धर्म क्या होता है, धर्म जो है, धर्म क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। धर्म नियमों का वह समुच्चय है जो मनुष्य अपनी जिंदगी जीने के लिए धारण करता है, वही धर्म कहलाता है। ठीक है, धर्म, वही धर्म कहलाता है। और धर्म निरपेक्ष क्या है, और धर्म निरपेक्ष क्या है, धर्म का राज्य से अलगाव, धर्म का राज्य से अलगाव, धर्म का राज्य से अलगाव ही धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनमें कोई भी धर्म राज्य को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब ये कि कोई भी धर्म राज्य को ये नहीं सिखा सकता है कि आपको कैसे सरकार चलाना है। ठीक है, और ना ही सरकार ये कहेगी, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगी कि भैया आप कैसे धर्म चला रहे हैं, कौन सा धर्म। ये धर्म निरपेक्ष हो गया। और पंथ निरपेक्ष क्या हो गया, असली कहानी यही है, ये तो बस फालतू की चीज है धर्म निरपेक्ष। मार्कर चल नहीं रहा है, थोड़ा मार्कर चेंज करते रहना चाहिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब है पंथ से अलगाव, अर्थात राज्य का पंथ से अलगाव। पंथ से अलगाव का मतलब ये है, पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राज्य और हमारा जो धर्म है वो दोनों अलग अलग हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ना तो धर्म हमारे राज्य को सिखाएगा कि आपको कैसे चलना है,
हमारे धर्म के हिसाब से आप चलिए, हमारे धर्म ये लिखा है। धर्म ये नहीं सिखा सकता है सरकार को कि आपको हमारा कैसे चल रहा है, और लेकिन सरकार जो है धर्म को यह सिखा सकता है कि आपको कैसे चलना है। जैसे मान लीजिए कि धर्म का कोई भी बाबा हुआ है, आजकल बाबा लोग बहुत प्रचलित हो रहे हैं, देख रहे हैं, कोई बाबा है वो समाज में गंदी बातों को फैला रहा है। जैसे मान लीजिए वो भांग खाना सिखा रहा है, कह रहा है कि भैया भांग खाइए, हमारे शंकर भगवान भांग खाते थे, आप लोग भी भांग खाइए। तो सरकार उस बाबा के ऊपर एक्शन ले सकती है, तो सरकार उस बाबा को अरेस्ट कर सकती है कि आप क्या कर रहे हो, आप समाज में गंदी बातों को फैला रहे हो, ठीक है। तो यही होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन ये जो बाबा है वो सरकार को ये नहीं सिखा सकता है कि हमारे धर्म में देखिए ये बात लिखी गई है कि हमारा सरकार कैसे चलना चाहिए, गीता में देखिए ये लिखा गया है, कुरान में देखिए ये लिखा गया। कोई भी धर्म सरकार को ये नहीं सिखा सकता है कि आपको कैसे चलना, ठीक है। आई होप कि आप लोग बात को हमारे समझ गए होंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि कोई भी देश धार्मिक कैसे होता है, कोई भी देश पंथ निरपेक्ष कैसे होता है, ठीक है। जैसे बहुत से देश होते हैं धार्मिक देश होते हैं, बहुत से देश होते हैं धार्मिक देश। क्या है धार्मिक देश क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। धार्मिक देश में ये होता है धर्म का नियम बराबर राज्य का नियम, मतलब जो बातें धर्म में लिखी गई है, कोई भी राज्य हमारे धर्म के अनुसार चलेगा, जो धार्मिक देश होते हैं। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों इस्लामिक कंट्री है, अर्थात धार्मिक देश है। जो इस्लाम का नियम है, जो इस्लाम के जो धर्म ग्रंथ है, उसमें जो बातों को लिखा गया है उनके हिसाब से उनका देश चलता है। भले ही उनका संविधान बना हुआ है, लेकिन उनका संविधान उनके उस धार्मिक किताब के अकॉर्डिंग भी चलता है, ठीक है। ये तो हो गए धार्मिक देश। और पंथ निरपेक्ष देश क्या हो गए, पंथ निरपेक्ष हो गया, निरपेक्ष देश हो गए जैसे हमारा भारत जो है पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई भी धर्म, हमारे संविधान, हमारा जो राज्य है किसी भी धर्म के नियम के अनुसार नहीं चलता है, हमारा संविधान अपने अकॉर्डिंग चलता है। अर्थात कोई भी धर्म हमारे राज्य को ये नहीं सिखा सकता है कि आपको कैसे चलना है, लेकिन हमारा राज्य धर्म को सिखा सकता है कि आपको कैसे चलना है। धर्म को सिखाने का मतलब ये है कि यदि कोई धार्मिक आदमी है, बाबा हो गए, जैसे कोई भी मुस्लिम के जो धर्म गुरु है, यदि वो ऐसा काम कर रहे हैं कि समाज में अराजकता, गंदी बातें फैल रही, लोगों को उससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो सरकार उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी धर्म गुरु अपने बातों को वहां पे जो सिखा रहा है, इस्लामिक कंट्री, इस्लाम के बारे में जो सिखा रहा है वो सिखाने दीजिए, चलने दीजिए। वहां की सरकार कोई नहीं हस्तक्षेप करेगी, कहे कि चलिए यह तो हमारा धर्म में लिखा गया है, ये होना ही चाहिए। वो धार्मिक देशों में होता है और पंथ निरपेक्ष में होता है। और धर्म निरपेक्ष में क्या है भैया, एक धर्म निरपेक्ष होता है, जो धर्म निरपेक्ष होता है या धर्म का राज्य से अलगाव, ना तो धर्म राज्य को सिखाएगी और ना ही राज्य धर्म को सिखाएगा। अर्थात इसमें दोनों अलग अलग नियम है। जैसे वेस्टर्न कंट्री हो गए, जैसे इंग्लैंड हो गए, वो लोग धर्म निरपेक्ष है, वहां का धर्म अपने अकॉर्डिंग चलता है। धर्म राज्य को नहीं सिखा सकता कि आपको कैसे चलना, और ना ही राज्य धर्म को सिखा सकता है आपको कैसे चलना। कोई भी वहां का जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपनी तरह से मनमानी कुछ भी कर सकता है, पादरी वादरी किसी को कुछ भी सिखा सकता है, हाँ देखिए ऐसा है, ऐसे चलना चाहिए। जैसे पादरी लोग होते हैं, मान लीजिए वो लोग दारू किसी को पीना सिखा सकते हैं, भैया आप लोग दारू पीजिए, चलते रहिए, हमारा धार्मिक बात है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं। यदि कोई किसी को कोई बाबा है कह रहा है दारू पीजिए, भांग खाइए, भांग खाने से अच्छा होता है, हमारे महादेव भांग खाते थे, तो सरकार तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले लेगी कि क्या कर रहे हो तुम, चलो अरेस्ट करके जेल में बंद, ठीक है। आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। अभी हमारा पढ़ना है लोकतंत्र और गणराज्य प्रस्तावना में, और न्याय, बंधुत्व, समानता, इन सब चीजों को पढ़ना है। इनको हम कल के वीडियो में समझेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ठीक है।